हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे थे? हम 5th देख रहे थे। 4th तक हम सारा कवर कर चुके हैं। हमने चैप्टर भी कवर कर लिया और क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th चैप्टर है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। देखो, मैं आपको हर बार जब भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ बताती हूँ कि चैप्टर जो है अपडेटेड एनसीईआरटी, हमारी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है हमारे चैप्टर भी रिड्यूस हो गए, कम हो गए और दूसरा चैप्टर के नाम भी चेंज हो गए। ठीक है। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, कि हमने देखा कि कैसे राज्य बने और ख़त्म हुए। ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, कि मतलब काफ़ी सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन सब जगह ये जो चेंजेस थे, परिवर्तन थे, वो एक जैसे नहीं थे। क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये समझना क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये पिक्चर दिखा रखी है, ये देख लेते हैं एक बार। तो ये एक जनजातीय नृत्य की वो है, एक संताल चित्र है। ये चित्र बनाया गया है। ये जो जनजातीय नृत्य होते थे उनका है। ये देखो, ये किस तरह से नाच रहे हैं, ढोलक लेकर किस तरह से, मतलब ग्रुप डांस हो रहा है। इधर ये लोग कैसे बजा रहे हैं, जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो। और ऊपर भी आप देख सकते हो ये यहाँ पर किस तरह से, एक मिनट, जो भी है ये इनके नृत्य हैं, उनकी ये पिक्चर है। ठीक है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचा और नीचा तथा अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादातर क्या हो गया था, जटिल हो गया था, मतलब कठोर हो गया था। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों से विभाजित थे। अक्सर ऐसा समाजों की जनजातियां, जो इनको समाजों की जनजातियां कहा जाते थे, मतलब वो ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे उनको भी नहीं मानते थे। और इनका जो सोसाइटी थी, समाज था, उनके अलग नियम थे अपने, मतलब इनकी अपनी अलग रिचुअल्स थी जनजातियों की। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जो है जीविकोपार्जन करती थी, मतलब जीवन चलाती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्राहक उन्हें कहा जाता था, जो इकट्ठा करते थे, जैसे फल फ्रूट्स वगैरह, और ये जो शिकार वगैरह करते थे उनको संग्राहक कह दिया जाता था। मतलब संग्राहक या पशुपालक थे, जिनके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था ना, आखेटक और संग्राहक। तो ये अभी भी जो जनजातियां थीं उनका काम यही था। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे, कि मतलब ये सारी एक्टिविटियां करते थे कि उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनका यूज कर सकें। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। कुछ जनजातियां ऐसी भी थीं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, मतलब एक जगह टिक के नहीं रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों का नियंत्रण रखते थे, कि ये जो जनजातीय समूह थे इनका कंट्रोल वहाँ की ज़मीन और वहाँ का जो चारागाह होते थे, जो पशुओं के चराने की जगह, उन पे कंट्रोल होता था।
और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार में इनके बीच क्या होता था, बंटवारा होता था। जो इनके रूल्स रेगुलेशंस होते थे उन्हीं के हिसाब से ये बंटवारा करते थे अपनी संपत्ति का, मतलब उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बंटवारा होता था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी जो दुर्गम जगहों उस पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, कि मतलब इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा और अपनी आज़ादी को बरकरार भी रखा था। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। जनजाति लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, मतलब इनके पास लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। वे परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खौकर, अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो पंजाब में कौन सी थी? खौकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावित थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये गक्खर लोग कहाँ थे, तो ये भी कहाँ थे? पंजाब में। तो जब गक्खर थे ये भी कहाँ थे? पंजाब में। इनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जो गक्खर के मुखिया को अकबर ने, ये नाम क्या था उसका? तो कमाल खान। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो ये भी जनजातियां ही थीं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, एक मिनट देख लेते हैं पहले इसको, फिर इस मैप को देखेंगे। एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी, ये देखो वैसे तो गद्दी है इसका नाम, गड्डी गदरियों की जनजातियां रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर भी नागा, एहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी जिन जनजातियों की हम बात कर रहे थे, यहाँ आपका बलूची हो गई, गक्खर, ठीक है, खोकर, दूसरा आपका जंजूहा, इधर हो गया लंगा, अरगुन, समास, भील, कोली, जाटब, इधर एहोम हो गया, नागा हो गया आपका, ठीक है, कचारिस हो गया, खासी, कोच, ये सारी जनजातियों के ही नाम है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मुंडा हो गया आपका, चेर, ओरोन, और देखते हैं इधर, ठीक है, इधर आपका कोयस, खोंडा, गोंड, बेगास, गोंडवाना, आपके इधर हो गए भील, कोली और कारिस, बिराद, कोराग, और इधर बदागास, ये
मारवाड़ और बेतार, ये सारी जनजातियों के ही नाम हैं। तो मैप को एक बार आप अच्छे से अपनी बुक में ध्यान से देख लीजिएगा और जनजातियों को देख लीजिएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई। खास करके ये जो आपकी है ना इधर, इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो गक्खर, खोंकर, इधर ये कोली, भील वगैरह, इनको पूछ लिया जाता है। इधर ये नागा, एहोम, और इनको पूछ लिया जाता है। तो इनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेकिन फिर भी आप सारे को देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। यहाँ कुल की डेफिनेशन दे रखी कि कुल क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की जो संतान होने का दावा करते हैं। और जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर क्या होते थे, आधारित होते थे। वापस से आते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। अब ये वो वाले चेर नहीं है, चेर चोल पांड्य को आप मान लो, वो नहीं, ये एक जनजाति है। यहाँ पे जनजाति की बात हो रही है। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस इलाके में रहने वाली महत्वपूर्ण जो जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यहाँ आपको जो ये दिख रहा है, ये रात में लोग हिरन का शिकार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं पिक्चर को, कितनी सुंदर पिक्चर बनाई गई है। यहाँ देखो, ये हिरन का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये जनजातीय लोग जो हैं हिरन का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर आग जला रखी है ये। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई तरह की जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। मतलब और भी जनजातियाँ यहाँ पर थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिया और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मतलब कुछ तो किसान बन गए, लेकिन कुछ लोग तब भी क्या बने रहे थे, शिकारी और संग्राहक। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो जो गौंड जनजाति है वो कहाँ कहाँ मिलती है आपकी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। यहाँ आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, ये आपकी घुमंतू व्यापारियों की जो है, एक मिनट, ये इधर वाली पिक्चर, ठीक है। ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवे इकट्ठा करके उन्हें ऊँटों पर लादा जाता था। फिर मध्य एशिया के जो व्यापारी होते थे ऐसी वस्तुओं को भारत लाते थे और बंजारे तथा अन्य जो व्यापारी थे उन्हें स्थानीय बाजारों में पहुँचाने का काम करते थे। ये देखो, एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है। ठीक है। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध तथा अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने मतलब वो क्या करते थे, व्यापार करते थे इन चीज़ों का। मतलब खेतिहर मजदूरों से उनसे अनाज वगैरह ले लेते थे और उसके बदले में ये सारी चीज़ें उनको देते थे। जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे, मतलब खरीदना बेचना। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां, जिन्हें क्या कहा जाता था, टांडा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि उनके जो बंजारों का जो खानाबदोश जो ग्रुप होता था वो जो चलता रहता था उसको क्या कहा जाता था। तो उनका जो कारवां था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने
संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विविध इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेनाओं के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए ये कितना है, 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, मतलब सोचो, तो उसका काम तो वैसे हो जाता था। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे जो इनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्यक, गायक एवं अन्य जो तमाशा बीन भ्रमण समूह ये सारा जो काम है अपना काम धंधा करते थे, अपना काम धंधे करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर एक जगह लौटकर आते और उन्हें पिछले साल दौरा किया वहाँ वापस से लौट के आते थे। यहाँ बंजारों के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। बंजारे 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडे में कई परिवार होते हैं। उनका जीवन का तरीका अन्य जो भारवाहक थे उनसे मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार ये सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध हो वहाँ से वे खरीदते हैं और एक जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा होता है। वहाँ से वो फिर ऐसी चीज़ें लाद ले आते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। मतलब वहाँ से वो चीज़ खरीद लेते थे और दूसरी जगह उसको बेच देते थे। टांडे में 700 तक लोग होते हैं। वे दिन में 6-7 मतलब यहाँ तक कि 6-7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये तो आपके लिए हैं कि आप पता करें। गांव से शहरों तक अनाज लाने ले जाने के लिए कैसे मतलब तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ ये एक मगरमच्छ की पिक्चर दे रखी है, ये वाली, और ये जो कांसे की है, और ये आपकी कौंड जनजाति उड़ीसा उनकी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ दिया होगा। ठीक है, कई पशुचारी जनजातियां मवेशियों और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे और माल बनाने बेचते थे। कभी कभी भिक्षु लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों तथा अन्य तमाशा बीनों की भी जनजातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। ये जो पिक्चर दे रखी है वो आपकी कांस्य मगरमच्छ कुटिया कौंड जनजाति उड़ीसा की है। ठीक है, ये जो दे रखी है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर जनजातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई और वर्ण की बजाय जाति समाज के लिए संगठन का आधार बन गई थी।
जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुके में स्थित अय्याकोंडन उदियार के 12वीं शताब्दी के एक अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, जिन्हें शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्हें इस जाति के कामकाज जो तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और जो गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाए गए मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने हुए साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ग्यारहवीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूणों, चंदेल, चालुक्य, कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। उनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले जो क्षेत्र थे यहाँ कई तरह के जो परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी सी जातियों में ही जगह बना पाई थी। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जो जनजातियां थीं ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। यहाँ ये एक पिक्चर जो दी गई है, ये गौंड महिला की दी गई है। ये जो दिख रही है आपको, जनजाति की दी गई है जो। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। यहाँ एक बार देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में दे रखा है। स्थानांतरित कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब वह जमीन अपनी उर्वरकता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इसी तरह से ये फसल उगाई जाती है। इसको क्या कहते हैं हम? एक तरह से स्थानांतरित कृषि। नज़दीक से एक नज़र। गौंड, तो यहाँ जनजातियों के बारे में है। गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े बड़े गौंड राज्य गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास है वो अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड जो कुल के नियंत्रण में था। वे पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित हो गए थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर जो है बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा जो अमन दास ने
संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना। आपका ये जो गढ़कटंगा वाला है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या हुआ था कि जो सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त होने की चाहत हुई, इसलिए जो गढ़कटंगा के गौंड राजा थे अमनदास ने क्या किया, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके जो पुत्र थे दलपत ने महोबा के जो चंदेल राजपूत राजा थे सालवान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से क्या किया था, विवाह किया था। एक बार ये मैप देख लेते हैं। ये जो मैप है सूबा, सीमा और सरकार बता रखी है यहाँ पर। ये आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है, यहाँ एरिया बता रखा है गोंडवाना का, ठीक है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने उसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई, उसने समर्पण किया। ये जो यहाँ पर एक आपको ये देख रखिए, ये एक नक्काशीदार दरवाजा है गौंड जनजाति का, बस्तर क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश से मिला है आपको। ये दरवाजे पे देखो ये डिजाइन बनी हुई है, जैसे आपके हाथी वगैरह, ये और भी चीज़ें गुदी हुई हैं, इस पर बनी हुई है। ये दरवाजे की पिक्चर है। एक मिनट। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी क्या था कि तुरंत बाद लड़ता हुआ क्या है, मर गया था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया था। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद भी गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा था, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। अब है एहोम लोग मौजूदा जो है म्यांमार जो है, म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। अभी हमने देखा था मैप में। उन्होंने भूयों या भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं का दमन करके नए राज्य की जो स्थापना की थी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों जो 1523 और कोचहाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई नए जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। एहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, मतलब जो आग से चलने वाले। सोलह सौ 60 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन एहोम लोगों को दक्षिणी पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने एहोम पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद एहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना और यहाँ आपको ये दे रखा है उनका एरिया जो एहोम का। यहाँ पर म्यांमार से ये लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने इन पे कंट्रोल करके यहाँ पर अपना एक वो बना लिया था। ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। यहाँ जो पिक्चर दिखा रखी है ये कान के आभूषण कबोई नागा जो जनजाति है मणिपुर की, उसके दे रखे हैं। ये कान के आभूषण है कान में पहनने वाले। एहोम राज्य
बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। इसको अंडरलाइन कर लेना, जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? पाइक। एहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार एहोम कुल टूट गए। 17वीं जो शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समाज में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। एहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। एहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिनमें जो खेल कहा जाता था, मतलब जो कुल विभाजित थे उनको खेल कहा जाता था। वहाँ दास्तकारों की बहुत कम जो जातियाँ थीं, इसलिए एहोम क्षेत्र में दास्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक उसे वापस नहीं ले सकता था, कि जब समुदाय की अनुमति होती थी तभी वो वापस ली जा सकती थी। शुरुआत में एहोम लोग अपने जो जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जो 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन एहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक जो आस्थाएं थी उनको भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। एहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले एहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष: जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्णन आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों ही नकार दिए। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासन की व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा किया। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।